अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान। 48 घंटे बाद ISPR ने बिलाखिर तस्दीक कर दी है केच हमले की। एक आज स्टेटमेंट अभी कुछ मिनट पहले, चंद मिनट पहले एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें यह लिखा गया है कि 25 जनवरी की रात को दहशतगर्दों ने एक सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पर हमला किया और एक्सचेंज ऑफ फायर में एक दहशतगर्द हलाक और कुछ दहशतगर्द ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन दहशतगर्दों से लड़ते हुए 10 फौजी जवान शहीद हुए हैं। ISPR का ये भी कहना है कि 3 दहशतगर्दों को इस हमले के बाद गिरफ्तार किया गया है और क्लियरेंस ऑपरेशंस इलाके में जारी हैं। हालांकि ये ख़बर 2 दिनों से गर्दिश कर रही थी जब से ये हमला हुआ है। ये पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो सामने आई है। इससे पहले कोई इस पर ज़्यादा मीडिया कवरेज भी नहीं हुई थी। एक वेबसाइट, आज टीवी की वेबसाइट पर एक छोटी सी स्टोरी आई थी और वो भी ट्वीट्स पर मबनी थी। इनफैक्ट मुबश्शिर ज़ैदी की ट्वीट से वो शुरू हुई थी। लेकिन इसके अलावा सिर्फ सोशल मीडिया पर ख़बरें आ रही थी। इनफैक्ट आज ही मैं देख रहा था कि कुछ शहीद जवानों की तस्वीर भी गर्दिश कर रही थी। उनके कॉफिन्स जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लिटा हुआ था वो भी गर्दिश कर रही थी, लेकिन कोई हमें इस पर और मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है। हमने कल भी इस पर बात की थी। तो इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि अगर आप रेशो देखें, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा हूँ, एक दहशतगर्द हलाक और 10 फौजी जवान शहीद, तो इससे थोड़ी सी वज़न मिलता है उन रिपोर्ट्स को जिसमें ये कहा गया था, और अगेन मैं सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए की रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, कि ये वाकई एक बहुत बड़ा हमला था और हमलावरों की तादाद कहा जा रहा है 40 और 50 के बीच थी। रात के वक्त हमला हुआ है और अगर आप अगेन कैजुअल्टी रेशो को ही देखें तो ये शायद हम कह सकते हैं कि तादाद के साथ इक्विपमेंट भी ठीक ठाक आपको पाई गई है, क्योंकि इस तरह के अटैक को करने और वो भी रात के वक्त, तो वेपनरी, नाइट विजन, इन तरह की चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। आज टीवी की क्लिप की तो मैं वेबसाइट की तो मैंने बात की, वहाँ पर एक आई थी। आज ही एक जो एक ही आई थिंक मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया से जो खबर देखी है वो थी वसत BBC उर्दू पे जो आपने देखी। हाँ, वो काजिब मंगल की रिपोर्ट थी कोयटा से। उससे अंदाज़ा हुआ कि माहौल बन रहा है और अब इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से कोई ना कोई मरकज़ी सतह पे कोई स्टेटमेंट आएगा। ये जो कोयटा से रिपोर्ट आई उसमें जो सूबाई महकमा दाखिला एक ओहदेदार, शायद ज़िया लांगो, शायद, मगर उनका नाम नहीं लिया जा रहा, जो वज़ीर दाखिला हैं, बहरहाल ओहदेदार के मुताबिक ये जो हमला था ये दश्त का इलाका है कैच में, उसमें सब्दान के मकाम पे जी 25 जनवरी की शाम को हुआ था एक हिफाजती चौकी पे, और भारी असले से मुसल्लह अफराद जो आपने जिक्र किया है। अच्छा, सिक्योरिटी अहलकार हैं महबूब अली लाशारी जी, उनकी तदफीन आज डेरा मुराद जमाली में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ हुई, लेकिन खबर नहीं थी। इस तरह की चीज़ें हो रही थी। फिर ये जो महकमा दाखिला के एक अहदेदार को BBC ने जो कोट किया है, उनका ये कहना है कि जो 2 अहलकार थे उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला और नसीराबाद से, और बाकी सब का ताल्लुक़ पंजाब से बताया जाता है। हम पहले कहते रहे हैं, लेकिन अब तयक़्क़ुन से कह सकते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF जो है उसने ज़िम्मेदारी कबूल की है और उसने भी एडमिट किया है कि हमलावर जो ग्रुप था उनमें से एक रुकन मारा गया और ISPR वाले भी, तो मतलब दोनों वर्जन मैच कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। शहज़ादा साहब, इतना बड़ा वाक़या 48 घंटे गुज़रने के बाद ही हतमी मालूमात से पर्दा उठाया गया, तो इसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी है? थैंक यू जी। मुझे ये लगता है कि कोई ऐसी कंफ्यूजन थी कि उसको डिले किया जाए और आप उसको ना वो करें।
मुझे कल दोस्तों ने बताया जो इस्लामाबाद में थे, कुछ सहाफ़ी जो है उन्होंने भी सोशल मीडिया पर किसी ने ट्वीट किया, किसी ने कुछ अपने उस पे फेसबुक पे कोई वो इस तरह की बात कही, और ये लोग ये समझ रहे थे कि शायद ISPR से जो करीब लोग हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने शायद उनको दे दिया गया इंफॉर्मेशन, उनको लीक कर दी गई और कंफर्मेशन दे दी गई। और आपको तो पता है कि वैसे भी ISPR के कंफर्मेशन के बगैर अब तो कोई मीडिया, कोई सहाफ़ी वो नहीं करता, बावजूद इसके कि अगर कोई सूबाई हुकूमत का कोई तर्जुमान, सूबाई हुकूमत से कोई ओहदेदार, या आपने अभी मीर ज़िया लांगो का जिक्र किया, मीर ज़िया लांगो ने उसका जिक्र भी किया और कहा भी, और 2-3 बातें उनकी भी बहुत अहम है। उन्होंने एक तो इंफॉर्मेशन कंफर्म की, वाक़या की कंफर्मेशन दी, साथ में उन्होंने कहा कि जी बातचीत का रास्ता अब भी खुला है, बातचीत होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर कोई बातचीत नहीं करना चाहता, लड़ाई की बात है, तो फिर हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये एक कंफ्यूजन सा था। अगर हालांकि DG ISPR जब क्वेटा के दौरे पर 2 मरतबा आए और हमने उनसे यही जिक्र किया, हमने कहा कि हमारे लिए जो वाकया जब यहाँ होता है, आप पिंडी से उसको कंफर्म करते हैं, क्यों नहीं क्वेटा से, ताकि क्वेटा से हो, मतलब ये वाकया यहाँ होता है और पिंडी के साफी उसको रिपोर्ट करते हैं, या पिंडी से वो जो उससे रिलेटेड जो डिफेंस बीट करते हैं, क्यों नहीं हमें। हमने बल्कि मजाक में भी कहा कि हमारी नौकरियां कच्ची हो जाती हैं, लोग समझते हैं कि नहीं, तो आप जो वाकया यहाँ हो करें, बेशक यहाँ का ISPR का जो आपका अमला है उनके थ्रू कर दिया करें। अच्छा, ये होगा कि कम से कम हम सही शेयर करें। ये वैसे अब तक तो ये होता रहा है कि मरकज से नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इस वाक़े में पहली बार मुझे लग रहा है कि पहले क्वेटा में सिविलियन हुकूमत के वज़ीर ने तस्दीक की, उसके बाद कहीं ISPR के जिसका बराह रास्त इस मामले से ताल्लुक़ है उसने जाके तस्दीक की। ये जो टेक्निक होती है, हम रिपोर्टर्स जो हैं या सहाफ़ी उससे वाकिफ़ हैं कि कभी कभी ऐसे हसास वाक़यात में होता ये है कि भाई साहब अगर आपको इंफॉर्मेशन या तफसीलात देनी है तो आप दे दें, हम तरदीद नहीं करेंगे। तो ये टेक्निक भी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, ये टेक्निक भी इस्तेमाल होती है, और मैं समझता हूँ कि ये जब या तो आपके होम मिनिस्टर, सूबाई हुकूमत के होम मिनिस्टर हैं, वो तस्दीक ना करते, वो ना करते, क्या उसमें फ़र्क पड़ता है। पहले तो ISPR की खबर आ जानी चाहिए, उसके बाद सूबाई हुकूमत के तर्जुमान या वजीर साहब कर लेते। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगा है जैसे कंफ्यूजन था, जैसे शायद वो लीक नहीं करना चाह रहे थे, शायद वो चाह रहे थे कि पहले हम कुछ साफियों के जरिए या सूबाई जो वजीर हैं वो कर लें, उसके बाद फिर हम उसके बाद तस्दीक करेंगे, रिएक्शन देखेंगे। लेकिन वो मेरे ख्याल में बेसूद है। अगर आपने सूबाई हुकूमत को कह दिया, एक इख्तियार दे दिया कि आप इसको वो कर लें, फिर आप ना करते, बिल्कुल ही ना करते, वरना उससे पहले आपको कर लेना चाहिए था। ये कंफ्यूजन था, फिर पता है, आपको पता है एक कॉन्स्पिरेसी वो थ्योरी कह लें या कुछ भी कह लें, उसके बाद ये शुरू हो जाता है कि नहीं बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, लगता है जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो वो फिर गलत खबरें जो है ज्यादा, मुझे लगता है कि र्यूमर ज्यादा हो जाती है, कंफ्यूजन ज्यादा फैलता है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप पहले दिन से ही मान लें कि ये वाकया है, ये सिलसिला हुआ। शहजादा साहब, मैं यहाँ ही जाने चाह रहा था, क्योंकि हमने यही देखा है कि पिछले 2 दिनों से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही खबरें आ रही हैं, और अगर किसी का बयानिया सामने आ रहा था वो था BLF का, मतलब कि उन्होंने पहले दिन ही प्रेस रिलीज इशू उसने उसी वक्त कर दी थी। और माना कि हम हमेशा एक बात करते हैं, हम 5th जनरेशनल वॉरफेयर, नैरेटिव, कंट्रोल द स्टोरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर तो स्टोरी आपने हैंड ओवर ही कर दी थी ना। जहाँ आपकी कंफ्यूजन की बात है, ये मेरा ख्याल है कि आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर, और आप सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जो कुछ सेंसिटिव स्टोरीज होती हैं उस पर अगर आप रिपोर्ट करें भी सही, या अगर आप करना भी चाहें तो आप कह देते हैं कि सर अभी आप थोड़ी देर वेट कर लें, हम आपको बताएंगे तो फिर करेंगे। लेकिन कल हमने तकरीबन पूरा शो इसी इशू पर किया है, और इस पर कोई किसी का कुछ नहीं आया कि आपको नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। तो ये जो कन्फ्यूजन है सर, अब मैं बात कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ
ये पब्लिक और ये स्पेशली जो सोशल मीडिया पर जो ओपिनियन फॉर्मिंग होती है, कितनी नुकसानदेह है आपकी नज़र में शहजादा साहब? देखिए, मैं अभी उससे पहले एक बात कर लूं। पीटीआई की हुकूमत सोशल मीडिया पर काफी तपी हुई है और कहती है कि सोशल मीडिया ही र्यूमर्स की फैक्ट्री है। आज तो आपने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया तो ठीक है, बहुत ठीक खबरें भी देती है इस केस में। देखिए, और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं नुकसानदेह, बिल्कुल नुकसानदेह है ना। लोगों में कंफ्यूजन फैलाना ये काम हुकूमतों का नहीं है, ये काम तो वो ग्रुप्स का है। अब जो ये बैन तंजीमें, इनकी तरफ से कोई भी खबर आते है कोई रिलाई नहीं करता, सब कहते हैं ऐसे ही भाई प्रोपोगंडा है, ऐसे ही प्रोपोगंडा है। जब आप इस तरह के वो करेंगे तो लोग उनको रिलाई करेंगे कि नहीं वो ठीक है, ये छुपा रहे हैं। देखिए ना, वो नुकसान आपको हो रहा है, उनको नहीं हो रहा। अभी तक हम जब भी हमारे पास उनकी प्रेस रिलीज आती है, जब भी उनको कोई फोन करके कहता है, हम आपस में जो दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, हम कहते हैं भाई ये पता नहीं, ये तो ऐसे ही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, कुछ ऐसा वाकया नहीं हुआ होगा, कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन जब इस तरह के वाकयात और इस तरह के कंफ्यूजन होगा तो फिर पब्लिक भी रिलाई करेगी उनको, तो जर्नलिस्ट भी कहेंगे कि वाकया जरूर हुआ है, अब वो छुपा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया शहजादा साहब। थैंक यू। एंड अगेन यही बात है, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, मतलब एक वाकया हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ये जो जहन होता है कि अगर मैं चुप रहा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, मेरा ख्याल है इस फ्रेम को, ये पूरी चीज़ कॉमन सेंस की बात है। देखिए, आई मीन आप मुझे याद है कि मतलब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं जिसमें नक्शे वक्शे भी पेंट किए गए हैं कि जी मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्प्रेड करती है, ये लोग उनको फ़रोग़ देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बार बार आप देखते हैं कि जी ये कि ये सो एंड सो प्रोपेगेंडा कर रहा है, सो एंड सो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये मुल्क दुश्मन है, वो मुल्क दुश्मन है। पॉइंट इज़ के टेक कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा टेकिंग कंट्रोल ऑफ द नैरेटिव का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप वो हैशटैग वाला प्रोपेगेंडा करें, लेकिन अगर एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन भी ऑफिशियली रिलीज़ करते हैं कि जी हाँ कुछ हुआ है, क्योंकि शहजादा साहब की जो बात है ना, इस पर गौर करें, ये एक ख़तरनाक चीज़ है कि मैं भी बिल्कुल, अब टीटीपी के क्लेम आते हैं, बीएलएफ के क्लेम आते हैं, बीआरए के क्लेम आते हैं, आप थोड़ा सा उनको नज़रअंदाज करते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि 15 कैजुअल्टीज़ हैं, हो सकता है कि 1-2 हों, ये मतलब मैक्सिमम बंदा यहाँ पर जाने के लिए तैयार करें। लेकिन यहाँ पर अगर आप इनिशिएटिव हैंड ओवर कर रहे हैं तो बिल्कुल ये बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम लोग यही ही सोचेंगे, और ये ख़तरनाक है। हाँ, तो अभी एक वक्फा ले लें। समझ तो आप गए होंगे कि कल से पहर और शाम को कराची की शाहराहों पे क्या हुआ, बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने जो लाठीचार्ज, आंसू गैस और एमक्यूएम की रैली और फिर मार कुटाई और इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात। मुत्तहदा के एक कारकुन की मौत भी वाक़ई हुई, मौत के असबाब पे भी एक बाद में बहस छिड़ गई, इस पर हम बाद में आते हैं। इमरान खान ने भी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बिलाखिर नोटिस ले लिया है और उन्होंने वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ारत दाखिला और जो सिंध पुलिस के आला हुकाम हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई महकमा होता है, पता नहीं वज़ीर आज़म किस तरह से कार्रवाई करेंगे अगर वो करना भी चाहें। इस दौरान थोड़ा टेम्परेचर को कम करने की भी कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एमक्यूएम के रहनुमा और वज़ीर आईटी, वफाकी वज़ीर आईटी अमीनुल हक़ से रब्ता किया और कल के वाक़े पे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े को नस्ली रुख देने की कोशिशें अगर हो रही हैं तो उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, और उन्होंने यकीन दिलाया कि इसकी बाकायदा तहक़ीक़ात का सूबाई सतह पे हुक्म दे दिया गया है और 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने रुकने सूबाई असम्बली एमक्यूएम सदाकत हुसैन को भी फ़ोन किया और उनकी खैरियत और सेहत दरियाफ़्त की। वो भी कल के वाक़े में ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं सईद गनी, उन्होंने एमक्यूएम ने कल दावा किया था कि उनके एक कारकुन असलम जो हैं पुलिस तशद्दुद की वजह से जाँ बहक हो गए। इसके बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं सईद गनी, उन्होंने कहा कि
उन्होंने इस दावे को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि जो MKO के कारकुन हैं असलम, उनकी मौत पे ज़ाहिर है कि अफसोसनाक, हमें भी अफसोस है, लेकिन वो दरअसल हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लाठी चार्ज या पुलिस तशद्दुद से नहीं हुई है। इसके लिए उन्होंने ये सबूत पेश किया कि कुछ ज़ख्मी जिना हॉस्पिटल लाए गए थे जो ज़ख्मी थे, लेकिन असलम साहब जो हैं उनको अमराज़ क़ल्ब के कौमी इदारे में पहुंचाया गया था। ये कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुआ कि MKM के रहनुमा हैं फैसल सब्ज़वारी, उन्होंने इब्तिदा में ट्वीट की कि जो असलम साहब हैं वो पुलिस तशद्दुद का शिकार बन गए और जिना अस्पताल पहुंचते ही जाँ बहक हो गए। उसके बाद सईद गनी ने ये वजाहत की, तो जो सब्ज़वारी साहब हैं उन्होंने भी अपने बयान में थोड़ा अमेंडमेंट की और उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्हें अमराज़ क़ल्ब के कौमी इदारे में ले जाया गया था, लेकिन मौत उनकी तशद्दुद से हुई है। इस पे ज़ाहिर है कि वो है। अच्छा, और इस पर एक और भी पॉइंट है, अगर आप इजाज़त दें तो। अभी पुलिस की तरफ से ना जो मोहम्मद असलम साहब की कॉल्ड डेटा और लोकेशंस हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी वजाहत आई है, और पुलिस की एग्जामिनेशन के मुताबिक वो पहले अपने घर से गए, फिर वो शारा फैसल तकरीबन 5:10 पर वो शारा फैसल में जो रैली निकल रही थी उसमें शिरकत की। वहाँ से वो गए तकरीबन 6:30 बजे कराची प्रेस क्लब और तकरीबन घंटा डेढ़ वहाँ पर रहे। ये जो पुलिस तशद्दुद हुआ था CM हाउस के सामने, ये भी तकरीबन 6 बजे ऐसे ही कुछ हुआ था। तो अगेन पुलिस के डेटा के मुताबिक वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अच्छा, अब ये माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों की सियासी दर्जा हरारत। अच्छा, क्योंकि बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि पुलिस भी आपकी है सर, आप तो कुछ भी कहलवा सकते हैं। फिर सईद गनी ने एक पॉइंट उठाया कि चले हम मान लेते हैं कि उनकी मौत तशद्दुद से हुई, हार्ट अटैक से नहीं हुई, तो फिर आपको पोस्टमार्टम उनका करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि जो असबाब है, तो अगर तस्दीक हो जाती है कि तशद्दुद से मौत हुई है तो मुतल्लिका जो अहलकार हैं उनके खिलाफ फिर हम कार्रवाई शुरू करें। तो उसके बाद से फ़िलहाल खामोशी। लेकिन ज़ाहिर है कि आज जो उन्होंने हड़ताल की कॉल भी दी थी जी MKM वालों ने, यौम से मेरे मोहल्ले में तो कोई ख़ास 1-8 घंटे के बाद लोगों ने इधर उधर देख के कहा कि सब सेट है, तो हालात मामूल पे आ गए। अब कल जो है जमात इस्लामी वो 26-27 दिन से बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि यार हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो चलो यही करके देखते हैं। तो 5 मकामात पे उन्होंने 7 हो गए, 7 मतलब वो सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को अगर आप गिनना चाहें तो फिर 7। तो मेजर जो आर्टरीज हैं वो चौक होगी, और मुझे नहीं पता कि कल का हमारा प्रोग्राम हो पाएगा या नहीं। देखते हैं। अब जाहिर है कि देखें, हम में से जो बदनसीब हैं जिन्होंने अपनी आंखों से कराची का माजी देखा है, आपने तो बहुत ज़्यादा देखा है, मैंने तो बुरे वक्त ही याद है मुझे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं सालों में बड़े हो रहे थे। तो एक डर तो हमेशा रहता है ना कि कहीं हम वापस उस मोड़ तक तो नहीं जा रहे। और मैं सोचना चाहूँगा कि कोई जमात नहीं चाहती कि कराची में फसाद हो, टेंशन हो, और यहाँ पर एक चिंगारी की ही ज़रूरत होती है ना आग लगने के लिए। लेकिन एक बदकिस्मती से ये भी एक तस्लीम करना होता है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो एक लसानी सियासत को भी फ़रोग़ मिलता है। अच्छा, ये जो है ना जड़, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये सारा जो बाज़ाहिर लोकल बॉडीज़ का जो एक्ट है सिंध का, उसके हिसाब में है कि जी बिल्कुल अपाहज लंगड़ा लूला बल्दियाती इदारों को बना के जो है उन्हें कहा टेक ओवर किया है और हर चीज़ जो है अपने कब्ज़े में है, और उन्हें कहा कि ले तू मर खा, इस तरह का है। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी का इस वक्त मौक़िफ़ है कि भाई अगर आपको रिजर्वेशन है तो आप मुज़ाकरात करें। यार वो क्यों मुज़ाकरात करें? आपको ऑफ़र करनी चाहिए कि आइए सब बैठें, ये शिकवार बताएं क्या क्या है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 1 महीने पहले ख़ुद बिलावल साहब ने या किसी और निचले ओहदेदार ने ये कहा था कि कुछ चीज़ें हमने वापस ले ली हैं और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मेरे इल्म में नहीं है कि वो नोटिफिकेशन, सईद गनी साहब ने, मेरे इल्म में नहीं कि इस तरह का नहीं। अब बातें हो रही हैं अगेन, देखें
कराची की ओनरशिप किसी एक पार्टी के पास नहीं है, लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस। अगर आपने बाकी बैठ के काम चीज़ों को हल करना है तो सबको साथ बैठ के ही हल करना होगा, नहीं तो आप एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ी करा देंगे अपने ही खिलाफ, ठीक है। दूसरी बात है कि 18वीं तरमीम की जो रूह है वो भी तो है डेवोल्यूशन, राइट। और अगर आप मतलब पीपल्स पार्टी वफाक पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी वो पार्लियामेंट में चीज़ों को बुलडोज करते हैं, तो आप सूबाई सतह तो बेहतर नहीं है कि सूबाई सतह पे आप बुलडोज ना करें। बल्कि जो बल्दियाती एक्ट है ये तकरीबन बुलडोज ही हुआ है ना, तो और ख़ुद आपने भी मार्च करनी है तो थोड़ा सोच लें। तो या तो मेजॉरिटेरियन बन जाए या फिर डेमोक्रेट बन जाए। हाँ, मतलब दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। जब हम सुबह को अखबार पढ़ते हैं या टीवी चैनल्स की हेडलाइंस या टॉक शोज़ देखते हैं तो ऐसे लगता है कि यार सब कुछ बुरा है, सब बुरा हो रहा है और हम तेज़ी से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं लेकिन औरों के बारे में सोचते हैं, और बिलखुसूस उन तबकों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। और हमारी आज खुशकिस्मती है कि एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, नईम सादिक साहब, और जो एक मुहिम चला रहे हैं कि जैनिटर्स यानी सफाई के कारकुनान को उनका हक मिले और कानून में जो तहत है उनकी तनख्वाह उनको भी मिलनी चाहिए, और हाल में इसमें कुछ कामयाबी भी हासिल हुई है। इससे पहले नईम साहब हम आपसे बात करें तो मैं कुछ क्लिप्स चलाना चाह रहा हूँ कि हम उनसे सुने जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपकी तनख्वाह बढ़ी गई है या नहीं बढ़ी है? हमारी तनख्वाह 15,000 रुपये। 15,000 है? हाँ। कोई ठेकेदार है? कौन है वो? कोई ठेकेदार वेकेदार नहीं है। हाँ। हमारा बस फोटो खींचता है, हमारे को दिहाड़ी मिलती है 500 रुपये। 500 रुपये रोजाना नकद है। अच्छा, और अगर महीने के आखिर में क्या तनख्वाह मिलती है? महीने के आखिर में भी 15,000 हुए। 15,000 बन गए। हाँ। नहीं, वो तो तब बनते हैं अगर आप 4 इतवार को भी काम करो तो। मैं इतवार को भी काम करते हैं भाई। आप करते हैं? जी हाँ, हमारा कोई छुट्टी मुट्टी नहीं है। आखिरी तनख्वाह कितनी मिली है? कल हमारे मिली 500 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से। 15,000। हाँ। और अगर एक दिहाड़ी आपकी मिस हो जाए फिर क्या होता है? फिर कुछ भी नहीं होता, वो नहीं देते। उस दिन की तनख्वाह कट जाती है? हाँ, कट जाती है। पर इतवार को छुट्टी तो मिलती है ना? नहीं, हमारी छुट्टी नहीं है। जी, आपने सुनिए। अच्छा नईम साहब, अब थोड़ा सा मैं आपकी ज़बानी सुनना चाह रहा हूँ। आप जो कैंपेन कर रहे हैं वो ये, और ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये भी आपने ही किए थे ग्राउंड पर जाकर। क्या इसका मकसद है, क्या इंस्पिरेशन थी? बहुत बुनियादी इंस्पिरेशन थी वो ये कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने सबसे पसमानदा, मज़लूम और गरीब लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर नहीं करे। ठीक। हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस जो ऑलरेडी अमीर हैं उनकी भलाई में ख़र्च होता है। तो हमने मुनासिब समझा कि हम ये इस बात को गौर से देखें, रिसर्च करें कि जो हमारे जैनिटर्स हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ काम करते हैं, इनकी क्या ज़िंदगियाँ हैं, इनको क्या तनख्वाहें मिलती हैं। सैनिटरी वर्कर्स भी कह सकते हैं। इनको सैनिटरी वर्कर्स भी कहते हैं, जैनिटर्स भी, खाकरोब भी, रुफ्तगर भी, जमादार भी। जी और कुछ इनसे ख़राब जैसे नाम भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं, हमें वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये हमारे साथ, पहले तो मैं ये कहता चलूँ कि मैं कोई अकेला ये काम नहीं करता। एक छोटा जैसा ग्रुप है 8-10 लोगों का जो अपने आप को जस्टिस फॉर जैनिटर्स के नाम से कहते हैं, और वो कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं। हमने शुरू किया क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में, क्योंकि हम लोग उस एरियाज़ में ही नॉर्मली रहते हैं, वहाँ के जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनसे। उस ज़माने में उनकी तनख्वाह 12,000 होती थी। उनके साथ उनके डिपार्टमेंट को हमने लिखना शुरू किया, उनसे बातचीत करनी शुरू की, मगर वो ये कहते थे कि ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट पर ये काम दिया हुआ है, तो आप जाइए कॉन्ट्रैक्टर से जाके पूछें। हम ये समझते थे कि ये तो उस इदारे का काम है। फिर ये बात एक बहुत अच्छे जो पाकिस्तान के लॉयर हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने इसको प्रो बोनो केस लेकर कोर्ट में गए, और ये 2 साल केस चला, और कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि इनकी जो वेजेस हैं वो लॉफुल होनी चाहिए, और वो ज़िम्मेवारी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उसकी होती है। तो फिर उनकी तनख्वाह बढ़ गई, और इसी तरह जो दूसरी
कैंटोनमेंट्स हैं कराची में, मलीर और फैसल, उनकी भी तनख्वाहें बढ़ी। जब ये बात हुई तो हमें काफ़ी तक़वियत मिली, और एक दिन एयरपोर्ट पे जाके हमने उनके लोगों से पूछा कि आपको क्या तनख्वाह मिलती है। उनको 12,000 मिल रही थी। तो फिर उनके महकमे से यही पता, हालांकि मिनिमम वेज 15,000 उस वक़्त 15 थी, उस वक्त 15 थी। तो जब बातचीत शुरू की तो अक्सर वो जवाब नहीं देते। फिर हमने एक टूल इस्तेमाल किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और मैं ये बात बहुत खुशी से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो बहुत ही प्रोफेशनल है और उसने बहुत ही सपोर्ट किया। मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड करते हैं। वो इन इदारों को कहते हैं कि ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इस सिटीज़न का है, आप इसको ये जवाब दें। वो जवाब अगर नहीं देते तो उनको बुलाया जाता है, उनकी पेशी होती है और उनको जो कानूनी, तो बहुत अच्छी बात है जी, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो फिर वो मजबूर होते हैं कि कम से कम हमें जवाब दें। मगर अब जब वो जवाब देते हैं तो उनको खुद भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, 12,000 कैसे मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से सिविल एविएशन में तनख्वाहें उन्होंने 2 साल पहले 25,000 कर दी, विच वॉज अ ह्यूज जंप एट दैट टाइम, दैट वाज अ बिग जंप। ये सिलसिला कई और जगह भी हुआ। CDA की लोग वहाँ पे 1700 लोग थे जिनकी तनख्वाहें 14, वो कुछ महीने पहले 20,000 हो गई हैं। कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर 12,000 तनख्वाहें थी, वो ठीक हो गई हैं। अब एक अहम बात यूँ है कि ये जो लोग हैं ये कहाँ काम करते हैं। पाकिस्तान की जितनी म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, तकरीबन 700 से ज़्यादा म्यूनिसिपल कमेटीज़ और टाउन कमेटीज़ हैं पाकिस्तान में, ये वहाँ काम करते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में काम करते हैं, गवर्नमेंट के अस्पतालों में काम करते हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारों में जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ काम करते हैं। अब हम जब उनको लिखते हैं कि भाई आप इनकी, पहले तो हम उनसे पूछते हैं कि बताइए कि इनकी क्या तनख्वाह है। तो इसका जो जवाब हमें मिलता है, जो अभी कल परसों एक आया है और ये अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन आया है, इसलिए मुझे ये हक है कि मैं इसको, ये पब्लिक नॉलेज है। तो अगर हमारा ये सवाल था कि काइंडली इंटीमेट द एग्जैक्ट एक्चुअल सैलरी पेड टू द जैनिटर, डू नॉट मेंशन व्हाट योर कॉन्ट्रैक्ट सेज बट द एक्चुअल सैलरी। जवाब है सैलरी इज़ पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। सैलरी इज पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर वाला सिलसिला है जी, क्योंकि ये एक थोड़ा सा एक पतली गली है ना जी, कि तनख्वाह कम देने का एक होता है। तो हमें क्या पता, ठेकेदार को, हमें क्या पता है, ठेकेदार को पता है। तो यहाँ पर सॉरी नईम साहब की बात काट रहा हूँ, यहाँ पे वक्फा लेना है, तो वक्फे के बाद इस पे बात करते हैं। ओके। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले नईम साहब हम यही बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर का जो चक्कर है, हाँ, अब ऑन पेपर आपको अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हो तो आपको मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और ये इस तरह के हैं। लेकिन हर चीज़ का एक जुगाड़ है हमारे पास, पैसे बचाने का या पैसे कमाने का, तो कॉन्ट्रैक्टर का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा इस पर ज़रा रोशनी डालें कि कैसे चलता है ये। जैनिटर्स पूरे पाकिस्तान में 3 टाइप्स के हैं। एक तो वो हैं जो कि इदारों के खुद मुलाजिम हैं, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और उनकी तनख्वाह का हमें कोई मसला नहीं है, बेनिफिट भी मिल जाते हैं जी, उनको सब बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरी 2 कैटेगरीज हैं। एक वो है जिसमें कि एक इदारा खुद कॉन्ट्रैक्ट पे उनको डेली वेजेस पे 89 डेज़ का एक लेटर दे के अपने पास रख लेता है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें यह है कि किसी रोज़ भी निकाल सकते हैं। सही है। तीसरा ये है कि वो एक ठेकेदार से कहते हैं कि आप 1000 बंदे रोज़ लेके आके फलानी जगह की सफाई कर दिया करें। ये जो दूसरी 2 कैटेगरीज़ हैं, ये पाकिस्तान के सबसे मज़लूम तरीन लोग हैं। ये मेरे पास आज ही एक म्यूनिसिपल कमेटी का सिंध में से एक लेटर आया है जिसमें कि 10,500 रुपये तनख्वाह है हर सैनिटरी वर्कर की, और जितने दिन वो उसने छुट्टी की उसके 4-4, 5-500 उन दिनों के कट गए। ये तो जुल्म की एक इंतहा है, ये जो कि शायद 200 साल पहले अमेरिका की स्लेवरी के ज़माने में जो जुल्म होता था ये उसके बराबर है। ये लोग तो रोज़ मरते हैं, इनका ज़िंदगी ऐसे है। अच्छा, हमारी जो एफ़र्ट है वो इन 2 कैटेगरीज़ के बारे में है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये होता है कि जब डिपार्टमेंट एक मुआहदा करता है तो उसमें तो लिख देते हैं कि इनको
अब लॉज ऑफ दिस कंट्री आर एप्लीकेबल एंड ऑल लेबर लॉज आर एप्लीकेबल। वो फाइन प्रिंट में छोटा छोटा लिखा होता है, वो ना इस पार्टी ने पढ़ा होता है ना उस पार्टी ने, और वो उसके बाद समझ पढ़ेंगे वैसे तो समझ में नहीं आएगी शायद। जी शायद। ओके, और जैसे मैंने अभी आपको एक इदारे की जवाब दे पढ़ के सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं। हमारी जंग ये है कि कोई शख्स कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, जो जिस महकमे में काम करता है उसकी ज़िम्मेवारी है कि वो इनको करेक्ट वेजेस दिलवाए। अब वेज जो है वो एक चीज़ है, उससे भी अहम मेरे ख्याल में एक चीज़ है जिसको EOBI कहते हैं। EOBI का मकसद ये है कि जब वो 20 साल या 30 साल नौकरी कर लेगा तो उसको 0 रुपीज़ आज के ज़माने में मिलेंगे, क्योंकि उसका कोई निज़ाम नहीं है। बिल्कुल। हालांकि हुकूमत ने एक EOBI का निज़ाम बनाया हुआ है। अगर इस मुल्क का हर सीनियर ब्यूरोक्रेट 1 से 3 लाख रुपए की पेंशन लेगा और चीफ जस्टिस 1 मिलियन की पेंशन लेगा, तो फिर ये क्या बात है कि लाखों जो जेनिटर्स हैं उनको 0 रुपीज़ हम क्यों देंगे, हालांकि वो तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं। ओके, ये हैं हमारी वो बातें जो कि हम हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप समझिए कि आप एक क्रिमिनल काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अनएथिकल और इलीगल नहीं, ये क्रिमिनल काम है। और इनमें से अक्सर लोगों को, जो इनके बड़े बड़े अफसरान हैं, उनको एक उस कमरे के पीछे होना चाहिए जिसके आगे एक जाली लगी होती है इस कसूर के ऊपर। तो एक तो ये वाला इशू है। दूसरा, मैं क्लियरली आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इनको गटर में उतारा जाता है जिस कंडीशन में, जो आपको मालूम है और ये आपने दिखाया हुआ भी है, आई विल नॉट रिपीट दैट, इसकी हद ये है कि ओनली लास्ट वीक लाहौर में वासा ने एक एडवर्टीजमेंट दी है, और MD वासा ने, जिसमें लिखा है कि हम सब जेनिटर्स को फिजिकल टेस्ट देंगे कि वो गटर में जाएं, डुबकी लगाएं, और जो कर सकेंगे उनको हम पास करेंगे। वो वाह, दिस इज ओनली, क्या बात है, वाह वाह, दिस इज ओनली एज लेट एज 2 वीक्स और सो बैक। ये आपका इंटरव्यू है? अच्छा, कि आप उसमें जाएं। तो हम तो ये भी कहने को तैयार हैं कि वो MD साहब पहले खुद चल के उसके अंदर जाके दिखाएं कैसे जाना है। कि दिखाएं तो सर, दिखाएं ना सर। तो देखिए, एक अहम बात, मतलब कोई गियर्स वेयर से हिफाजती रस्सी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारी एक डिमांड ये है कि कोई पाकिस्तानी शख्स गटर में नहीं जाए, और हम वो मशीन्स और इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो इसको बैन कर दें। और वो इक्विपमेंट जो है वो बहुत आसानी से ख़रीदा जा सकता है और अवेलेबल है। देखिए, हमारे हर ब्यूरोक्रेट के दफ्तर में एक बड़ा सा TV का स्क्रीन लगा होता है और बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी होती है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो फजूल उनका बल्कि टाइम ज़ाया करते हैं, ये ख़त्म किए जाएं और इन लोगों की भलाई पर पैसा किया जाए। पैसों की बाय द वे कमी बिल्कुल नहीं है। एक और सवाल पूछने वाला था मैं, देखिए, अभी एक एहसास प्रोग्राम के तहत 120 मिलियन रुपीस उन्होंने एलोकेट किए हैं कि अगर आपकी तनख्वाह 50,000 से कम है तो हम 1,000 रुपये की राशन रायत आपको देंगे, जो कि आप डिफरेंट शॉप से जाके वो ले सकते हैं। जिसकी तनख्वाह 50,000 है उसको 1,000 का राशन का रायत देने से उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। और ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आप इसको अडॉप्ट ही नहीं कर सकते। हम प्रपोज़ कर रहे हैं कि एक बंदा एक दफ्तर में, एक लैपटॉप पे, एक एक्सेल शीट पे पूरे पाकिस्तान के जेनिटर्स के डेटा को मॉनिटर कर सकता है। क्योंकि हमने 2 डेटा मॉनिटर करने हैं, उसको तनख्वाह कितनी मिली और उसका EOBI कितना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर वो टोटल 10 लाख भी हैं तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल नामुमकिन काम तो नहीं है। तो ये काम फ़ौरन किया जाए और इन लोगों को हर प्रोविंस लेवल पर, क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इनको एब्सोल्युटली मालूम होना चाहिए कि इतने जेनिटर्स हैं, इस जगह पे हैं और उनको इस महीने ये तनख्वाह मिली है। ये बहुत आसान काम है और हम ये वॉलंटियर भी करते हैं कि हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, कम से कम समझाने में कि ये काम कैसे होते हैं। समझते हैं जब आप समझाने की कोशिश करते हैं? बहुत कम। एक बात मैं और आपको इसमें मेंशन करना चाहता हूँ। एक इंस्टीट्यूट है, एंकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लिविंग वेज का दुनिया भर में एक माना हुआ इंस्टीट्यूट है। कितने पैसों में आप जी सकते हैं? नहीं, एक तो है जीना,
बिल्कुल जी, कोई जिसको सर्वाइवल कहते हैं। जी बिल्कुल। सर्वाइवल के लिए टिपिकली हुकूमतें मिनिमम वेज डिटरमिन करती हैं। लिविंग वेज उससे थोड़ा सा ऊपर होता है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, आप बस में इधर से उधर जा सकें, आप अस्पताल जा सकें, खाना 4 बच्चों के साथ, आपका हाथ ना रुके। जी जी, एक जिसको मिनिमम डिसेंट लाइफ कहते हैं वो मिनिमम वेज है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 52,700 रुपीज़ डिटरमिन किए हैं। 52,700 रुपीज़, और ये कम से कम सैलरी ये होनी चाहिए। कम से कम सैलरी इन ऑर्डर टू लिव अ बेसिक ह्यूमन लाइफ। हमारी ये सजेशन है कि दिस शुड स्टार्ट विद द जेनिटर्स, इसलिए कि जेनिटर्स को हमने रेज करना है उनके करंट लेवल से। आपको मालूम है कि पिछले साल 2021 में सिंध हुकूमत ने 100 से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स दी हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है। जी बिल्कुल, ठीक है, और प्रोमिसेस ने भी दी हैं जी। अब हम हर एक, अगर हमें जब मिलती है तो हम उनको लिखते हैं कि भाई ये मत करें आप ये काम, ये इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं जिसकी वजह से ये गलत काम है। मगर किसी हुकूमत ने उठ के ये नहीं कहा कि एज अ पॉलिसी इन दिस प्रोविंस नोबडी विल गिव दिस एडवर्टीजमेंट अगेन। ये तो हो सकता था ना, हो सकता था बिल्कुल। हम ये चाह रहे हैं कि एक काम ये भी होना चाहिए। ठीक है नईम साहब, आई एम सो सॉरी, अब भी मुझे पता है कि हमें भी और भी बहुत बातें कर सकते थे, लेकिन क्या करें, हमारी जंग वक्त के साथ ही होती है। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।